Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 3 extending classes using inheritance. Okay, unit number 1, unit number 2 में बोला था कि inheritance को हम अगले यूनिट में कवर करने वाले हैं. तो अभी वो टाइम आ गया है और मैंने आपको बोला था कि प्रोटेक्टेड को हम inheritance थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो वो भी हम सीखेंगे इस यूनिट में. सो ये यूनिट आपको 16 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में. सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिट ये है. ओके, सो इसमें 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है, बिकॉज यही सारे कंसेप्ट आपके जावा में होंगे, वही कंसेप्ट आपके पाइथन में होंगे. तो इनहेरिटेंस वाला पॉइंट, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आगे आप सीखने वाले हो अब इन अपकमिंग सेमेस्टर्स, उसमें इनहेरिटेंस होगा 100%. ठीक है, तो थ्योरी आपको मन से लिखनी है. ठीक है, अगर आपको कोड लिखना है तो पहले सिंटैक्स अंडरस्टैंड करो, सिंटैक्स को समझो, उसके अकॉर्डिंग आप कोड लिख सकते हो. ओके, बाहर नहीं करने बैठने का. ठीक है, तो let's start. In this video, we are going to cover point number 3.1. In that, we will see introduction to inheritance, defining a derived class, and visibility modes and its effect. Okay, so my name is Diptesh and I'm teaching you object-oriented programming using C++. Okay, जो मैंने आपको रेफरेंस बुक प्रोवाइड की है, उस रेफरेंस बुक में यूनिट नंबर 8 में आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है. ओके, और वो 201 पेज नंबर पर है. जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट है वो सारे इस बुक में कवर किए हैं. ओके, वो आप रेफर कर सकते हो आपको नोट्स बनाने के लिए. ठीक है, तो मैंने भी उसी बुक से लिखा है लेकिन सिंपल वे में बताया है. ठीक है, तो ये पॉइंट हम बाद में कर लेंगे. पहले हम इनहेरिटेंस को समझेंगे, उसके बाद हम इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे. ठीक है, तो पहले इनहेरिटेंस को समझते हैं. तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में फीचर्स नहीं बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फीचर्स है, क्या न्यू ऐड हो गए हैं. उसमें सा इनहेरिटेंस था एक. इनहेरिटेंस का मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया था. जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनसे आप इनहेरिटेड हुए हो, मतलब जो भी पेरेंट का डीएनए है, ओके, या हेयर स्टाइल है, आईरीज का कलर है, ओके, हाइट है, या फिर हाइट मतलब क्या, और शॉर्ट, ओके, लाइक दिस वे. जो भी फीचर्स है ना वो आप में, वो सारे आपके पेरेंट्स से इनहेरिटेड हुए हैं. मतलब क्या, जो भी डीएनए होगा पेरेंट्स का वो सारा आपके उनसे आया है. सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. वही एक क्लास होगा, ओके, और दूसरा क्लास होगा. ये दूसरा क्लास फर्स्ट का सारा प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर सकते हैं. मतलब क्या, जो भी डेटा मेंबर होंगे, जो मेंबर फंक्शन होंगे, वो दूसरा क्लास इस क्लास का सारे डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है. सो दिस इज योर इनहेरिटेंस. सो द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव अ प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, जो भी डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे, वो एक क्लास दूसरे क्लास के एक्सेस कर सकता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. So inheritance is one of the most important feature of object-oriented programming. ये तो मैंने already आपको बताया. Deriving a new class from an existing class is called as inheritance. Assume करो कि ये क्लास है, इस क्लास का नाम है A, क्लास A. So this is an existing class. इस क्लास के बेसिस पर आपने एक नया क्लास बनाया, क्लास B. Okay, and this class B is inherited or derived from this class A. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो. ये देखो क्लास ए है. इस क्लास ए को हम क्या कहेंगे? एक तो बेस क्लास कहेंगे, पैरेंट क्लास कहेंगे एंड सुपर क्लास कहेंगे. अगर आप बेस क्लास बोल रहे हो क्लास ए का, तो आपका क्लास बी होगा डिराइव्ड क्लास. अगर आप क्लास ए को पैरेंट क्लास कह रहे हो तो आपका डिराइव्ड क्लास हो जाएगा चाइल्ड क्लास. सुपर क्लास अगर आपने क्लास ए को बोला है तो सब क्लास आपको डिराइव्ड क्लास को बोलना है. ओके, मतलब जो भी क्लास ए में जो भी डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे, वो क्लास बी यूज कर सकता है. So this is the concept of inheritance. Okay, क्लास ए के जितने अंदर मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर है वो सारा क्लास बी यूज कर सकता है. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, समझ में आ गया होगा. देखो, क्लास बी विल एक्सेस ऑल द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ए इफ दे आर इनहेरिटेड. अगर हमने इनहेरिटेड हो गए होंगे तो. ठीक है, तो इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ अ क्लास called a derived class or a child class to inherit properties and behavior. मतलब क्या, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास. अनदर क्लास मतलब क्या, बेस क्लास एंड पैरेंट क्लास. सो इनहेरिटेंस क्या प्रोवाइड करता है? जो भी डिराइव्ड क्लास होगा वो डिराइव्ड क्लास क्या प्रोवाइड कर सकता है, फिर अलाउ क्या करता है इनहेरिटेंस? क्लास ए जिससे वो डिराइव्ड हुआ है, उस क्लास के जो भी डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शन से, वो सारे एक्सेस कर सकता है. ठीक है, यही कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनहेरिटेंस क्या है. अभी हम देखते हैं इसका रीयूजेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं हम ये. ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी इज अ येट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओओपी. तो रीयूजेबिलिटी भी था ना, इंपॉर्टेंट फीचर था. सो इट इज ऑलवेज नाइस इफ वी कुड रीयूज
something that already exists rather than trying to create a same all over the again. अगर कुछ तो existing है, अगर एक क्लास है, उस क्लास में मेंबर फंक्शन है, डेटा मेंबर्स है, उसको ही हम रीयूज करें तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा मेमोरी भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। या फिर क्लास भी हम दूसरा क्रिएट करेंगे, क्लास बी के लिए हम वापस जो आपके क्लास ए में जो मेंबर फंक्शंस दिए हैं या फिर डेटा मेंबर दिए, वो वापस आप क्लास बी में लिखोगे तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो क्या करेगा, क्लास बी जो भी क्लास ए के अंदर डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, वो रीयूज करेगा। सो दिस इज अ रीयूजेबिलिटी। ओके, और वो रीयूज कैसे कर सकता है? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आया? इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन, ओके, क्लास बी विल एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ऑफ द बेस क्लास। ठीक है, ओके। सो इट वुड नॉट ओनली सेव टाइम एंड मनी बट ऑल्सो रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी। ओके, अगर वो कोड रीयूज किया हमने तो क्या बस टाइम और मनी नहीं बचेगा, फ्रस्ट्रेशन भी आपका रिमूव कर सकता है एंड रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस द रीयूज ऑफ अ क्लास दैट हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड, डिबग्ड एंड यूज्ड मेनी टाइम्स कैन सेव अस द एफर्ट ऑफ डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द सेम अगेन। एक कोड है और वो कोड ऑलरेडी टेस्ट हुआ है, डिबग हुआ है, प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, तो ना कि हम दूसरा क्लास बनाएंगे, वापस उसको टेस्ट करेंगे, वापस उसको डिबग करेंगे, उसके लिए भी हमें टाइम लगेगा, उसके लिए हमें एफर्ट लगेंगे, तो वो एफर्ट भी चले जाते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी कोड है, बस इसको रीयूज करो, यही कोड को रीयूज करो। ओके, तो इससे भी हमारा क्या बचेगा? डेवलपिंग टाइम बचेगा, इफर्ट बचेगा, टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी। बस ये कोड है, दिस कोड इज प्रॉपर्ली टेस्टेड और इसको ही हम रीयूज कर लेंगे। वही हमारा थर्ड पॉइंट बताता है। नाउ C++ strongly supports the concept of reusability. Okay, the C++ classes can be reused in several ways. One of the class has been written and tested. It can be adapted by the other programmers to suit the requirements. This is basically done by creating a new class, reusing the प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, आप रीयूज मल्टीपल वेज से कर सकते हो और उसमें से वन फर्स्ट मेथड जो हम करने वाले वो इनहेरिटेंस है। आप रीयूज के लिए वैरायटीज ऑफ टेक्निक हो सकते हैं, उसमें से हम कौन सी टेक्निक को पढ़ रहे हैं? अभी इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और डेरिवेशन। ठीक है, यही वापस यहाँ पर डेफिनेशन दिया है। एक न्यू क्लास अब बनाएंगे एग्जिस्टिंग क्लास से, ओके, या फिर एक न्यू क्लास बनाएंगे आप ओल्ड क्लास से। ओके, सो दिस इज अ इनहेरिटेंस। द ओल्ड क्लास इज रेफर्ड एज अ बेस क्लास। जो भी ओल्ड क्लास होगा उसको हम बेस क्लास कहेंगे एंड न्यू क्लास को हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्लास कहेंगे या फिर सब क्लास कहेंगे। मैंने आपको बोला है, तो क्लास ए इज योर ओल्ड क्लास, क्लास बी इज योर न्यू क्लास। आप ओल्ड क्लास को आप बेस क्लास कह सकते हैं, पेरेंट क्लास कह सकते हैं, सुपर क्लास कह सकते हैं। और आपके ओल्ड न्यू क्लास को हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्लास कहेंगे या फिर चाइल्ड क्लास कहेंगे या फिर सब क्लास कहेंगे। अगर क्लास ए को आप बेस क्लास बोल रहे हो तो क्लास बी को आपको डिराइव्ड क्लास बोलना है। ठीक है, अगर आप क्लास ए को पेरेंट क्लास बोला है तो आपको चाइल्ड क्लास बोल सकते हो। ठीक है, लाइक दिस वे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ पर्पस है इसका पर्पस। तो फर्स्ट रीयूजेबिलिटी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे रीयूज कर सकते हैं कोड यूजिंग इनहेरिटेंस। ओके, उसके बाद है एक्सटेंसिबिलिटी, एडिंग न्यू फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट मॉडिफाइंग देम। ठीक है, आप न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हो एग्जिस्टिंग क्लास में बिना उसे मॉडिफिकेशन किए बना। ठीक है, सो मेंटेनेबिलिटी, इजी टू अपडेट एंड मेंटेन कॉमन कोड इन वन प्लेस। ठीक है, अगर एक ही कोड है ओके और वो रीयूज हो रहा है प्रॉपरली, तो एक बार आपने लिखा होगा ना, तो वो मेंटेन करने के लिए सिंपल होगा और चेंजेस करने के लिए सिंपल होगा। ठीक है, ना कि आपको 10 जगह आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक जगह ही आप अपडेट कर सकते हो, लाइक दिस वे। हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स। ओके, लाइक एनिमल एक सुपर क्लास होगा तो उसके सब क्लास कौन से हो सकते हैं? डॉग हो सकते हैं, कैट हो सकती है, टाइगर हो सकते हैं, लॉयन हो सकता है, मेनी लाइक दिस। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मतलब हिरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे आपकी फैमिली हिरार्ची होती है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड फिर आप चाइल्ड, लाइक दिस वे हिरार्ची भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग दी कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। सो पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट, पॉलीमॉर्फिज्म भी सपोर्ट करता है यूजिंग इनहेरिटेंस और ये भी हमारा एक यूनिट है, वो आगे हम डिस्कस करने वाला है। तो पॉलीमॉर्फिज्म से हम फंक्शन ओवरराइडिंग एंड डायनेमिक मेथड बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन आपको पता चल गया होगा, आपने डीएसयू में सीखा है या ओओपी में भी वापस सीखा है। ठीक है, allows defining general structure in a base class and specifies in a derived class। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ओके, कॉम्प्लेक्स चीज
यूजर को ना दिखाना, ठीक है। बेस क्लास में सारा स्ट्रक्चर लिख दो, डिराइव्ड क्लास में बस जो यूज करना है, जो यूजर को शो करना है वही लिख दो, ठीक है। बस डिराइव्ड क्लास यूजर को शो करेंगे हम, लाइक दिस। तो इससे एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, तो होंगे। तो देखो यहाँ पर वापस मैंने डेफिनेशन लिखा है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. Inheritance is one of the most important feature of object-oriented programming in C++. ठीक है, वापस डेफिनेशन लिखा है। सो डिसएडवांटेजेस देखो, टाइट कपलिंग, डिराइव्ड क्लासेस डिपेंड ऑन द बेस क्लास इंप्लीमेंटेशन। जो भी डिराइव्ड क्लास होंगे, जो न्यू क्लास हमने बनाया है वो ओल्ड क्लास पर ओके डिपेंड होगा, फिर बेस क्लास पर डिपेंड होगा, लाइक दिस वे। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, ओके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। चेंजिंग द बेस क्लास कैन अफेक्ट ऑल द डिराइव्ड क्लास। अगर आपने बेस क्लास में कुछ तो चेंजेस किए, वो सारे डिराइव्ड क्लासेस में इफेक्ट हो जाएगा, उसका इफेक्ट डिराइव्ड क्लासेस में भी शो हो जाएगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, बिकॉज हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, मतलब कुछ तो रिलेशन बता रहे हैं दो क्लास के बीच में, तो वो डिफिकल्ट हो सकता है, ओके। ओवरराइडिंग इशू, ओके इनकरेक्ट ओवरराइडिंग may lead to unexpected behavior। अगर आपने ओवरराइड किया है क्लासेस को या फिर उसमें एक डेटा मेंबर से मेंबर फंक्शन को, तो आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, उसका बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, लाइक दिस वे, तो इनकरेक्ट हो सकता है। ओके, स्लोअर परफॉर्मेंस, वर्चुअल फंक्शंस जो हम पॉलीमॉर्फिज्म में यूज करेंगे उसकी वजह से आपकी स्पीड प्रोग्राम की कम हो सकती है, ठीक है, यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। नॉट ऑलवेज रीयूजेबल, ओके सारे बेस क्लासेस के रीयूज नहीं हो सकते, ओके अगर थोड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे बेस क्लास रीयूज नहीं हो सकते। सो ये बेसिक कंसेप्ट है, लाइक दिस में समझ में आया। ओके, नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन अ डिराइव्ड क्लास। ओके, अब देखा कि न्यू क्लास हम कर सकते हैं क्रिएट बेस क्लास से, कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंटैक्स आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। देख लो, डिफाइनिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम अ डिराइव्ड फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग क्लास का कंसेप्ट ये है। सो टू डिफाइन अ डिराइव्ड क्लास वी यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो आपको क्लास लिखना है, क्लास न्यू, जो आपको नया क्लास बनाना है या फिर डिराइव्ड क्लास बनाना है उसका नाम लिखना है, फिर आपको कोलन देना है, उसके बाद एक्सेस मोड, एक्सेस मोड कौन से होंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, वो आपको यहाँ पर लिखना है, और जिससे आप इनहेरिट कर रहे हो उस बेस क्लास का नाम देना है। और जो भी आपको नए मेंबर फंक्शंस डेटा मेंबर्स ऐड करने हैं वो सारे आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। ओल्ड जो भी आपके इस बेस क्लास में जो भी होंगे वो सारे डिराइव्ड क्लास यूज कर सकता है। इस डिराइव्ड क्लास में वापस जो बेस क्लास में है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो इनहेरिटेंस है, मतलब जो भी बेस क्लास में जो भी डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, वो सारे आपके डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकता है डिराइव्ड क्लास, ठीक है। और अगर आपको कुछ तो डिराइव्ड क्लास में नया लिखना है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, समझ में आया, इस ब्लॉक में लिख सकते हैं। कंपोनेंट को देखो, डिराइव्ड क्लास नेम मतलब नया क्लास जो हम बना रहे हैं, बेस क्लास नेम मतलब एग्जिस्टिंग क्लास या फिर उसको पेरेंट क्लास कहेंगे या फिर उसको ओल्ड क्लास कहेंगे। एक्सेस मोड आपको पता है, डिटरमाइन हाउ बेस क्लास मेंबर्स आर इनहेरिटेड, मतलब उस बेस क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शंस है, वो कैसे इनहेरिट होंगे हमारे डिराइव्ड क्लास में, वो हमारा एक्सेस मोड बताता है। तो ये पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट होते हैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेंस। ओके, सिंपल सा कोड एक बेसिक है, देख लो। ओके, इनकम्प्लीट कोड है, बस आप कॉन्सेप्ट समझो, अगले स्लाइड में हम पूरा कोड देखेंगे। तो देखो, हमारा क्लास एनिमल है, एक एनिमल है, ओके एक एनिमल तो एक क्लास है एनिमल, उसके अंदर हमने एक्सेस स्पेसिफायर दिया है पब्लिक, मतलब क्या ईट है, पब्लिक है। उसमें हमारा मेंबर फंक्शन है ईट, और वो इसके अंदर हम ईटिंग ऐसा प्रिंट कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हमारा एक क्लास बन गया, हमारे यहाँ पर एक क्लास खत्म हो गया जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक नया क्लास बना रहे हैं, वो क्लास अभी कैसे बनाएंगे, डिराइव्ड क्लास। कैसे समझा मैं डिराइव्ड क्लास, देखो यहाँ पर कोलन यूज किया है और एनिमल से ये डिराइव्ड है, तो हम दूसरा क्लास बनाएंगे क्लास, उस नया क्लास का नाम होगा डॉग, फिर ये कोलन देंगे हम, और ये पब्लिक, पब्लिक क्या है, मतलब जो भी हम ये ईट, जितने भी आपके मेंबर फंक्शन होंगे, डेटा मेंबर होंगे एनिमल क्लास में, वो सारे पब्लिकली इनहेरिट हो गया हमारे डॉग क्लास में, ठीक है। अगर यहाँ पर प्राइवेट होता तो जितने भी एनिमल के अंदर डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, वो प्राइवेटली इनहेरिट होंगे हमारे डॉग क्लास में, ठीक है। समझेंगे ये आगे आगे के स्लाइड में है, ठीक है, वो उनके भी सारे कोड हम करने वाले हैं। अभी देखो, पब्लिक है मतलब क्या, जितने भी मेंबर फंक्शन होंगे, डेटा मेंबर होंगे एनिमल क्लास में, वो सारे हमारे डॉग क्लास में पब्लिकली इनहेरिट होंगे। मतलब अभी तो ईट ही है, मतलब ईट अभी ये पब्लिकली इनहेरिट हो रहा है डॉग के अंदर, ठीक है। फिर हम किस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, एनिमल, तो उस क्लास का नाम लिखना है यहाँ पर। तो डॉग क्लास इज इनहेरिटेड बाय द एनिमल क्लास, तो ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्लास कौन सा रहा, एनिमल इज अ बेस क्लास, dog is a derived class, okay, animal is a parent class,
डॉग इज योर सुपर क्लास, ठीक है, इसे आपको करना है, या फिर चाइल्ड क्लास हम कहेंगे, सॉरी डॉग इज अ चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास मैंने बोल दिया, डॉग इज अ चाइल्ड क्लास। ओके, तो इस डॉग क्लास के अंदर हमने वापस एक पब्लिक एक्सेसफायर दिया है, क्लास का सिंटैक्स तो सेम रहेगा। ओके, देखो बस हमने एक कोलन यही एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है, क्लास के डिराइव्ड क्लास के वक्त जब डिराइव्ड क्लास हम डिफाइन करते हैं, बस यहाँ पर हमने यही ऐड किया है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम ही है जो हम पहले करते थे। तो इस क्लास डॉग के अंदर पब्लिक है, मतलब जो भी हम दे रहे बार्क, ओके बार्क, अभी ये क्या डॉग क्या करता है, बार्क करता है, तो बार्क एक मेंबर फंक्शन है और वो बार्किंग कर रहा है, इसे हमने लिखा है, तो बार्क इज ए पब्लिक, ठीक है। अभी डॉग क्लास इनहेरिटेड एनिमल क्लास है, मतलब क्या, जो भी ईट है यहाँ पर है, ओके, जो भी ईट मेंबर फंक्शन है वो डॉग यूज कर सकता है, इसमें वापस डॉग के अंदर ईट फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये इनहेरिट होगा इस एनिमल क्लास से ही। तो देखो रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है, ईट हम वापस लिखने की जरूरत नहीं है, डॉग डायरेक्टली ईट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ये ईट मेथड यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है वापस, अगले कोड में आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो वही कोड है, लेकिन यहाँ पर मैंने डिटेल में मतलब पूरा कोड लिखा है, कंप्लीट कोड। तो देखो ये हमारे लाइब्रेरीज है जो हमें लगेंगे, वापस हमने दो ये यहाँ से यहाँ तक पिछले स्लाइड का कोड यहाँ पर है। ओके, क्लास एनिमल है, इस एनिमल के अंदर पब्लिक है एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब ईट इज अ पब्लिक, ओके, एक्सेस बाय एनीवन, ठीक है। तो ईट है, इसमें ईट मेंबर फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, ईटी, ओके, प्रिंट किया है हमने बस, ठीक है। फिर हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाया डॉग करके, और वो इनहेरिटेड है एनिमल क्लास से, ठीक है। फिर डॉग के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन होंगे नए, वो भी पब्लिक है, मतलब बार के पब्लिक कोई भी यूज कर सकता है, एंड ये बार्किंग ऐसा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। देखो अभी यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो दो क्लास का ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो भी डिराइव्ड क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। देखो मैंने यहाँ पर डॉग डी क्रिएट किया, तो डी इज ऑब्जेक्ट, तो मैंने डी से देखो ईट को भी मैंने एक्सेस किया है, देखो ईट फंक्शन डॉग के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने डॉग के ऑब्जेक्ट से ईट को एक्सेस किया, क्यों एक्सेस किया, बिकॉज इट इज इनहेरिटेड, तो ये डॉग का जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं आपके एनिमल क्लास के भी, बिकॉज एनिमल क्लास इज बेस क्लास फॉर द डॉग क्लास, बिकॉज डॉग इज इनहेरिटेड बाय द एनिमल क्लास, मतलब जितने भी एनिमल के अंदर मेंबर फंक्शन होंगे, डेटा मेंबर होंगे, वो सारे डॉग क्लास यूज कर सकता है, मतलब डॉग के ऑब्जेक्ट से हम एनिमल क्लास के मेंबर फंक्शन से डेटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर एक्सेस किया इनहेरिटेड फ्रॉम द एनिमल, और वापस डी के इस डॉग के ऑब्जेक्ट से बार्क को मैंने एक्सेस किया, ओके, बार्क तो ऑलरेडी इसमें था ही, तो ये बस हमने यहाँ पर प्रिंट किया है, समझ में आई, दिस इज द कंसेप्ट फॉर द इनहेरिटेंस। ओके, आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विजिबिलिटी मोड्स एंड देयर इफेक्ट। ओके, तो ये क्या है, देखो जब भी हम यहाँ एक्सेस मोड लिखते हैं ना, इसकी हम बात कर रहे हैं अभी, अगर यहाँ पर पब्लिक होगा तो क्या करें, क्या होगा, प्राइवेट हुआ तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड हुआ तो क्या होगा, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वेरी बेसिक। सो व्हेन द क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस क्लास, द विजिबिलिटी मोड डिटरमाइन हाउ द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर इनहेरिटेड, मतलब एक डिराइव्ड क्लास है और एक बेस क्लास है, और हमें पता है डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास, ठीक है। तो जो भी बेस क्लास के अंदर मेंबर्स है, डेटा मेंबर है या फिर मेंबर फंक्शन है, वो कैसे इनहेरिटेड हो रहे हैं हमारे डिराइव्ड क्लास में, ठीक है, हमें वो देखना है। अगर हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो क्या होगा, ओके, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेड हुआ तो क्या होगा, प्राइवेट हुआ तो क्या होगा, हम देखेंगे। तो उसमें से फर्स्ट मोड इज पब्लिक इनहेरिटेड मोड, मतलब क्या, जब यहाँ पर पब्लिक होगा तो, ओके, यहाँ पर पब्लिक होगा तो क्या होगा, तो ठीक है। So public member of the base class will become the public in the derived class, and the protected member of the base class will become the protected in the derived class. मतलब क्या, अगर आपका कंसिडर करो ये एक बेस क्लास है और ये डिराइव्ड क्लास है, कंसिडर नहीं ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो इस एनिमल क्लास में जितने भी पब्लिक है, जितने भी पब्लिक डेटा मेंबर है या फिर मेंबर फंक्शन है, वो डिराइव्ड क्लास में पब्लिक ही होंगे, ठीक है, डिराइव्ड क्लास में पब्लिक ही होंगे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अगर यहाँ पर कोई प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है या फिर मेंबर फंक्शन है बेस क्लास में, तो डिराइव्ड क्लास में भी वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, ठीक है, समझ में आया। देखो द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम द पब्लिक इन द डिराइव्ड क्लास, एंड द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम द प्रोटेक्टेड इन द डिराइव्ड क्लास, ठीक है। पब्लिक हमने लिखा तो क्या होगा, जो भी बेस क्लास के पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो पब्लिक प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, तो प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल विया द इनहेरिटेंस, ठीक है, समझ में आया, इन पब्लिक इनहेरिटेंस मोड। Now let's understand protected inheritance mode.
प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होता है, बोथ पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास विल बिकम द प्रोटेक्टेड इन द डिराइव्ड क्लास। मतलब क्या, अगर यहाँ पर पब्लिक की जगह पर यहाँ प्रोटेक्टेड दिया है तो जितने भी प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स है या फिर मेंबर फंक्शन है या फिर पब्लिक डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है, वो सारे बेस क्लास के हमारे डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अगर एनिमल क्लास में पब्लिक डेटा मेंबर है और आपने यहाँ पर प्रोटेक्टेडली इनहेरिटेड किया है, अगर आपने यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा है, तो जो भी पब्लिक मेंबर एनिमल में, डॉग में कैसे इनहेरिटेड होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। तो डॉग में कैसे होगा, प्रोटेक्टेड वॉइड ईट, ऐसा होगा। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट, in private inheritance mode, both public members and protected members will, in of a base class will become the private in the derived class. Private mode is default mode that is applied when we don't specify any mode. मतलब क्या है, अभी देखो यहाँ पर तो यहाँ पर पब्लिक और प्रोटेक्टेड बेस क्लास के जितने भी पब्लिक डेटा मेंबर है या फिर मेंबर फंक्शन है या फिर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है, अगर वो यहाँ पर पब्लिक प्रोटेक्टेड हुए और आपने प्राइवेट यहाँ पर लिखा है, तो जो भी पब्लिक प्रोटेक्टेड है नीचे हमारे डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट बनेंगे। समझ में आया? और अगर आपने यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही होता है। ठीक है, समझ में आया? दिस इज अ कंसेप्ट। अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो यही ऊपर वाला टेबल मैंने नीचे एकदम शॉर्ट में लिखा है। देखो, जब विजिबिलिटी मोड आपने पब्लिक की हो तो पब्लिक में पब्लिक मेंबर ऑफ अ बेस क्लास विल बिकम अ पब्लिक इन अ डिराइव्ड, सेम एज इट इज रहेंगे। पब्लिक विजिबिलिटी मोड में जो अगर आपका बेस क्लास में प्रोटेक्टेड है तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे हमारे डिराइव्ड क्लास में। और प्राइवेट अगर मेंबर है आपने बेस क्लास में और विजिबिलिटी पब्लिक है तो दे आर नॉट एक्सेसिबल। प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल इन एनी मोड। ओके, समझ में आया? ओके, अगर आपने विजिबिलिटी प्रोटेक्टेड दिखा है, अगर बेस क्लास में पब्लिक मेंबर है तो वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे डिराइव्ड क्लास में, अगर प्रोटेक्टेड मेंबर है तो प्रोटेक्टेड ही बन जाएंगे, और प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, प्राइवेट में क्या होता है, तीनों, अगर पब्लिक मेंबर बेस क्लास में डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर इन बेस क्लास वो भी प्राइवेट होगा, और प्राइवेट मेंबर इन बेस क्लास वो नॉट एक्सेसिबल ही होगा एज यूजुअल। ठीक है, बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल इन द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो द इनहेरिटेंस। समझ में आया ये कंसेप्ट? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कोड फॉर पब्लिक इनहेरिटेंस मोड। ओके, तो देखो सिंपल सा कोड है। ओके, तो हमारा एक लाइब्रेरीज होंगे जो अभी आपको पता होगी। तो एक क्लास हमने लिया है बेस, और मैंने 3 डेटा मेंबर लिया है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ओके, और उसमें वैल्यू स्टोर किए 1 2 3। ओके, और पब्लिक में मैंने डेटा मेंबर पबल रखा है, प्रोटेक्टेड में प्रोट रखा है, और प्राइवेट में प्राइव रखा है, और उसमें कुछ तो मैंने इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डिराइव्ड क्लास किया है, क्लास डिराइव्ड, एंड दिस इज पब्लिकली इनहेरिटेंस। ओके, तो पब्लिक इनहेरिटेंस मोड, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पब्लिक लिखा, एंड दिस इज इनहेरिटेड बाय द क्लास बेस। ओके, समझ में आया? नाउ सो पब्लिक, ओके, तो यहाँ पर पब्लिक लिखा है, तो इस डिराइव्ड क्लास में एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड किया है, शो, और वो प्रिंट करेगा। तो शो क्या प्रिंट करेगा, पब्लिक मेंबर को प्रिंट करेगा, प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर को प्रिंट करेगा। देखो, पब एंड प्रोट। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लास में क्या क्या एक्सेसिबल है, पब्लिक हुआ तो आपके पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल है, एंड अगर ऊपर का पब्लिक है तो नीचे पब्लिक ही होगा, ऊपर प्रोटेक्टेड है तो नीचे प्रोटेक्टेड ही होगा, और प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वो बस प्रिंट किया है। ठीक है, समझ में आया? अब मेन फंक्शन में डिराइव्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और डिराइव्ड से मैंने शो फंक्शन को या फिर शो मेंबर फंक्शन को कॉल किया, फिर एक्सेस किया। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट से किया। नाउ एक्सेसिंग फ्रॉम मेन, मैं मेन से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ क्या? मैं मेन से डायरेक्टली पब्लिक को ही एक्सेस करूंगा, प्रोटेक्टेड को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, प्राइवेट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब आपका ऑब्जेक्ट डॉट पब मैंने डायरेक्टली मेन फंक्शन से मैंने कॉल किया यूजिंग दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? नाउ तो यही मैंने वापस वही लिखा है एज इट इज, पिछले वाला था वही। ठीक है, आप देखो, पब्लिक रिमेन्स पब्लिक इन डिराइव्ड। ओके, पब्लिक में अगर मतलब पब्लिक है आपके बेस क्लास में, तो वो पब्लिक ही होगा डिराइव्ड क्लास में, एंड वो एक्सेसिबल होगा मेन से। ठीक है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स रिमेन प्रोटेक्टेड इन डिराइव्ड, प्रोटेक्टेड बेस में हुए तो डिराइव्ड में प्रोटेक्टेड ही होंगे, एंड दे आर एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास ओनली, बस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड, दे आर इनएक्सेसिबल इन डिराइव्ड। ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रोटेक्टेड लिखना है। अभी हमें पता है कि प्राइवेटली इनहेरिटेड नहीं होते, तो मैंने प्राइवेट का कोड लिखा ही नहीं है यहाँ पर, मैंने पिछले वाले एग्जाम में आपको एक्सप्लेन किया था। तो ठीक है, सेम कोड एज इट इज, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मैंने लिखा है, और पब्लिक में पब स्टोर किया है, प्रोटेक्टेड में प्रोट डेटा मेंबर मैंने स्टोर किया है 10 एंड 20। मैंने दूसरा एक डिराइव्ड क्लास बनाया, दैट इज प्रोटेक्टेडली इनहेरिटेड बाय द बेस। ठीक है, अभी जो भी पब्लिक है, पब विल बी बिकम प्रोटेक्टेड,
एंड प्रोट तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही होगा, ठीक है। तो बोथ विल बी प्रिंटेड, तो ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक बिकम्स प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड बिकम्स प्रोटेक्टेड, एंड मैंने बस यहाँ पर प्रिंट किया है इन दोनों को, ठीक है, समझ में आया। नाउ तो मेन फंक्शन से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी, और डी से मैंने इस शो को मैंने एक्सेस किया है। तो अगर दोनों भी प्रोटेक्टेड है तो देखो अगर आप डी डॉट पब करो या फिर डी डॉट प्रोट करो, तो अगर देखो डी डॉट आप पब कर रहे हो तो वो भी एक्सेसिबल नहीं होगा। व्हाई इट इज नॉट एक्सेसिबल? बिकॉज वो पब्लिक था, वो डिराइव्ड क्लास में क्या बन गया है, प्रोटेक्टेड बन गया है। तो ये डी डॉट पब भी एक्सेसिबल नहीं होगा हमारे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में, ठीक है। अगर यहाँ पर पब्लिक होता तो ये पब्लिक ही होता डिराइव्ड क्लास में, और इस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू आप पब्लिक को एक्सेस कर रहे हैं इस कोड में, तो ये एक्सेसिबल है। लेकिन देखो इस क्लास में डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट थ्रू आप पब्लिक को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आपने कौन सा इनहेरिटेंस यूज किया है, सॉरी कौन सा इनहेरिटेंस मोड यूज किया है, प्रोटेक्टेड। अगर प्रोटेक्टेड किया है तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में वो प्रोटेक्टेड ही बन जाते हैं, और protected members cannot be directly accessed through the main function, they are accessible inside the class itself, ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ यही लिखा है मैंने, when using the protected inheritance public becomes protected in the derived class, protected remains protected and privates are not inherited, ठीक है, समझ में आया। नाउ प्राइवेट इनहेरिटेंस मोड, तो प्राइवेट इनहेरिटेंस मोड में देखो क्या होगा, सेम एज इट इज कोड है बेस, और मैंने पब्लिक प्रोटेक्टेड दो एक्सेस स्पेसिफायर दिए है, और उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिखा है, मतलब डेटा मेंबर है, एक पब एंड प्रोट करके इसमें 1 2 मैंने स्टोर किया है। वापस मैंने दूसरा डिराइव्ड क्लास बनाया है दैट इज एक्सटेंसिबल बाय बेस, और देखो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो भी चलता है बिकॉज इट्स प्राइवेट। अगर कुछ स्पेसिफाई आपने नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। आप प्राइवेट भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो एज इट इज आप वैसे रख लो, दैट इज प्राइवेटली इनहेरिटेड, ठीक है। सो डिफॉल्ट इज प्राइवेट इनहेरिटेंस। सो पब्लिक में मैंने शो फंक्शन को मैंने प्रिंट करने के लिए यूज किया है, ठीक है। ओके, तो मैंने देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, और शो को डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी, और डी से मैंने शो फंक्शन को कॉल किया है। अगर मैं डायरेक्टली मेन फंक्शन से डी डॉट पब करूँ या फिर डी डॉट प्रोट करूँ तो नहीं होगा, बिकॉज that pub and prot becomes a private in a derived class and private cannot be accessed outside the class again. So यही कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। So प्राइवेट इनहेरिटेंस मोड में public becomes private in a derived class, protected becomes the private in a derived class, both are accessible inside the derived class but not the outside, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यही कंसेप्ट 3। I will meet you in next video with 3.2 with the types of inheritance. Till then, thank you, bye bye.